कि एक ओलंपिक जीतने के बाद मेरा अगला टारगेट होगा एक और एक बस आई और उसने मुझे हिट किया और मैं लगभग 6-7 फीट आगे जाकर गिरी हूँ। बास्केटबॉल टच किया और जो मैंने व्हीलचेयर चलाई, मुझे ऐसे लगा जैसे पंख लगते हैं इंसान को। लाइक कभी अगर एक्सपीरियंस करने का मौका मिले और आप स्पोर्ट्स व्हीलचेयर एक्सपीरियंस करो, वो इतनी स्मूथ, इतनी फास्ट है कि उससे उतरने का मन नहीं करता। वो व्हीलचेयर नहीं लगती। आई डोंट नो, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी और कहाँ से मुझ में वो हिम्मत आई जस्ट एक बार कहने की कि पापा मुझे बचाओ। ख़राब था कि मेरा पैर वहीं कट कर गिर चुका था और उन्होंने मेरी चुटियाँ बस के नीचे देखी और उन्होंने पहचान लिया। तो मेरी मम्मी बेहोश हो गई, मेरी मम्मी को भी उठा कर लेकर आया गया बस में। बिल्कुल एक बियॉन्ड इमेजिनेशन जो पेन होता है, बिल्कुल वैसे था। आज भी याद है आपको? बिल्कुल। एक बूंद आप मुझे पानी पिला दो, मेरे को बहुत प्यास लग रही है। तो मैं बहुत टाइम तक बेहोश ही नहीं हुई। मुझे पेन फील होना बंद हो गया उसके बाद। दर्द हद से बढ़ जाता है तो वो महसूस होना बंद हो जाता है। वो आपने महसूस किया कैसा हो जाता है? ठीक है, अगर मरना भी है तो बस आंखें बंद हो जाए, मैं मर जाऊँ, मुझे ये तो नहीं देखना है। और तब का जो न्यूनतम किराया था, इट वॉज़ 5 रुपीज़ और जो मेरी फर्स्ट डे हॉस्पिटल बिल था, इट वॉज़ 50,000 रुपीज़। मुझे लगता है साक्षी आपको भगवान ने शायद बनाया ही इसलिए है। मतलब ये सब सिचुएशन भी इसलिए आई है कि आपका ज़िंदगी का कोई पर्पज़ है। इतने वाइज कैसे हो सकते हो कि जब आपको प्रॉब्लम्स मिलती है ना, एक्चुअली वही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ कर जाने का। जिनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं है, उनकी स्टोरी नहीं है और वो कंट्रोल नहीं होती, वही उसकी प्यारी बात है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जिंदगी टॉक्स विद लाइफ कोच ऋतु सिंगर। सोच बदलो तो ज़िंदगी बदले। आज की हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट है साक्षी चौहान। इस पॉडकास्ट के बाद आप ये कहना छोड़ देंगे कि मेरे को आता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मैं क्या करूं, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आज की गेस्ट है वो 9 इयर्स की थी व्हेन शी लॉस्ट हर लेग इन एन एक्सीडेंट और वो आज इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, सिंगर हैं, पोएट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सोचा मैं कुछ करूँगी, कर सकती हूँ, तो वो कर पाए। तो देखें आज की पॉडकास्ट से हम क्या क्या सीखते हैं। साक्षी, वेलकम एंड थैंक यू सो मच दिल से कि आप इतनी दूर ट्रैवल करके आए फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ तो आज चेंज हो जाएगा ये पॉडकास्ट देख के। उनको लगेगा कि हम ऐसे ही फील करते रहते हैं लाइफ में, डिसएम्पावर्ड, डिसेबल्ड फॉर सो मेनी थिंग्स, कि आपकी जर्नी इतनी पावरफुल है, इतनी इंस्पायरिंग है कि बहुत लोगों को पावर दे सकते हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी एज डिसेबल्ड एंड व्हील चेयर ये सब कैसे शुरू हुई? बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, राइट? यस, तो सबसे पहले मैं आपको सच में थैंक यू बोलना चाहूँगी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड यस, थोड़ा लंबी जर्नी तो थी बट मुझे अभी आदत है इन सब चीज़ों की एंड आई एम इट्स रियली वर्थ अभी मैं यहाँ पे पहुँची, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। और जो मेरी जर्नी थी वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। आई मेट विद एन एक्सीडेंट जब मैं 9 साल की थी और हम लोग तब गाँव में रहते थे। तो गाँव में कैसे होता है कि आप बहुत एक प्रोटेक्टेड माहौल में रहते हो, आपको बाहर की दुनिया का बहुत ज़्यादा नहीं पता है और मैं बहुत छोटी भी थी। तो तब किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी होना बहुत मुश्किल था। और तो हम ये लोग, रोड एक्सीडेंट था? ये एक रोड एक्सीडेंट था। तो हम लोग जस्ट आ रहे थे कहीं से और हमारा मार्केट है देवप्रयाग, तो हम लोग वहाँ पर थे और मैं जस्ट रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और एक बस आई और उसने मुझे हिट किया और मैं लगभग 6-7 फीट आगे जाकर गिरी हूँ। बट उन्होंने, जो ड्राइवर थे, उन्होंने देखा नहीं कि मैंने किसी बच्चे को टक्कर मारा है, कि वो आगे जाके चलते गिरा रहे। है। वो चलते रहे और
सबसे मुश्किल बात इस चीज़ की ये थी कि मेरे पापा वहीं बैठे थे और उन्होंने देखा कि मुझे टक्कर लगा, और इतने में जितने में वो चेयर से उठकर भागकर वो बस को रोक पाते, वो मेरे ऊपर चढ़ गया था। और फिर उन्होंने रोका, उसे बाहर निकाला। आई एम श्योर जो पब्लिक थी वो बहुत गुस्से में थी। माई फादर वॉज अ ड्राइवर, तो वहाँ पे उनका पूरा कम्युनिटी था एक। तो सबसे मुश्किल बात ये है गाँव की कि आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं था, बुलाने पर भी नहीं आता, और रोड की हालत बहुत पैथेटिक थी, लाइक इट वाज बियॉन्ड पैथेटिक। इवन वो चार धाम की रोड है लेकिन वो बहुत ख़राब रोड थी। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, कौन सी थी जगह का क्या नाम? देवप्रयाग, जहाँ पे गंगा जी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा जी बनाती है, तो वो हमारा लोकल मार्केट है। मेरे एक्सीडेंट के बाद कोई एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ नहीं थी और सब लोगों को ये लगा कि शायद मैं मर जाऊंगी। तो उन्होंने मेरे पापा को कहा कि इसको मत हॉस्पिटल लेकर जाओ, आप इसकी सफरिंग बढ़ा रहे हो, अभी लेकर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो मेरे पापा को जस्ट पकड़ रहे थे कि वो उनको मेरे पास नहीं आने दें। आई डोंट नो, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी और कहाँ से मुझ में वो हिम्मत आई जस्ट एक बार कहने की कि पापा मुझे बचाओ। जस्ट मेरा वो कहना था। और मुझे अभी भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे पापा जस्ट भागे मेरी तरफ और उन्होंने मुझे उठाया। और वो रोड एक्सीडेंट इतना ख़राब था कि मेरा पैर वहीं कट कर गिर चुका था। तो उन्होंने मुझे उठाया, पैर उठाया, क्योंकि उनको लगा क्या पता ये ठीक हो पाए। और क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था तो जस्ट एक ऑर्डिनरी कार, जो भी उनको व्हीकल मिला, उन्होंने उसमें मुझे रखा। और बहुत सपोर्टिव लोग थे, 2 पुलिस वाले हमारे साथ बैठे। मेरी मम्मी गाड़ी में थी और जब इतनी ज़ोर से बस की ब्रेक लगी, उनको लगा कि किसी का बछड़ा आ गया है किसी गाड़ी के नीचे। और उन्होंने बस देखी और उसके नीचे मेरी 2 चुटियाँ बंधी थी, और उन्होंने मेरी चुटियाँ बस के नीचे देखी और उन्होंने पहचान लिया। तो मेरी मम्मी बेहोश हो गई, मेरी मम्मी को भी उठा कर लेकर आया गया बस में, गाड़ी में। एंड फिर हम लोगों ने वहाँ से अपना रोलर कोस्टर जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद काफ़ी टाइम पे वो खून का थक्का बंद हो जाता है, तो आपको उस टाइम फील नहीं होता कि मुझे कितना पेन हो रहा है। पर जैसे ही वो बिल्कुल टूटी फूटी रोड के ऊपर से गाड़ी चलने लगी, तो वो ब्लड दोबारा स्टार्ट हो, वो बहुत गाड़ी उछले। और क्योंकि उन्हें मुझे जल्दी भी हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो वो बिल्कुल एक बियॉन्ड इमेजिनेशन जो पेन होता है, बिल्कुल वैसे था। आज भी याद है आपको? बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं पर कोशिश कर रहे हैं कि नहीं रो, और मैं उनको देख रही हूँ और मैं बेहोश भी नहीं थी पूरी पूरी जर्नी में। और मैं उनको कह रही हूँ कि आप रो मत, मैं ठीक हो जाऊँगी, डोंट वरी, मैं ठीक हो 20 साल जाऊँगी। हो गए इस बात को, है ना? बिल्कुल। और मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं उनसे पानी मांग रही हूँ कि एक बूंद आप मुझे पानी पिला दो, मेरे को बहुत प्यास लग रही है। बट उन्हें लगा कि इसके बाद, मेरे पापा को ना बहुत नॉलेज है, तो उन्हें लगा कि इसके बाद ऑपरेशंस बहुत होने वाले हैं, तो इसको पानी देना सेफ़ नहीं है। तो वो जस्ट ऐसे एक कपड़ा गीला करते और मेरे होठ भिगा देते और कहते कि पानी अभी है नहीं हमारे पास, हम आगे ले लेंगे, आगे ले लेंगे। और मुझे पता है कुछ हो गया है, बट मुझे नहीं पता कि मेरा पैर अलग हो गया है। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ कि मेरा एक जूता निकाल दो मम्मी, प्लीज़ मेरा जूता निकाल दो। और मम्मी ने, क्योंकि दोनों पैर डैमेज हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा दोनों पैर पे हुआ? दोनों पैर पे। ओह। मुझे राइट लेग में भी अबव नी प्लास्टिक सर्जरी है, जिसके लिए उन्होंने बिलो नी से स्किन पील किया है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि जूता कैसे निकालें, और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। बट फिर उस इरिटेशन में हम लोग पहुँचे, ऋषिकेश पहुँचे 2-3 घंटे बाद, और हमें 2-3 हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया कि आप यहाँ से रेफ़र कर लो। और फिर हमें देहरादून और ऋषिकेश के बीच में देयर इज़ अ हॉस्पिटल जॉलीग्रांट, तो मुझे वहाँ पे लेकर गए। आई स्टिल रिमेंबर जब उन्होंने मुझे उठाया उस चद्दर से, लाइक फिर से जो मुझे पेन हुआ वो उठाने का, मेरे लाइक बहुत मुश्किल था वो। और फिर जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में वो लोग लेकर गए, तो मैं बहुत टाइम तक बेहोश ही नहीं हुई। मुझे पेन फ़ील होना बंद हो गया उसके बाद। उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस दी, कुछ एनेस्थीसिया दिया, जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो तो वो महसूस होना बंद हो जाता है। वो आपने महसूस किया कैसा हो जाता है, हाँ? बिल्कुल। और देख रहे हैं आपके स्माइल के पीछे दर्द कितना, और इस दर्द के पीछे भी स्माइल है। वाह।
तो जब वो ऑपरेशन कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छी से अभी भी याद है कि जब वो मेरी पैंट काट रहे थे, उस पे मांस चिपक कर आ रहा था और मैं वो सब देख पा रही थी, बट मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था उसके बाद। आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, फिर भी आप मेरी देख पा आँखें रहे खुली थे, थी और मैं देख पा रही थी फील क्योंकि कर मैं पा रहे थे। बेहोश ही नहीं हो पाई। क्योंकि ढाई 3 घंटे मैं होश में रही हूँ, तो मुझे बेहोश करना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। तो मुझे पेन फ़ील नहीं हो रहा है, बट मुझे मुझे होश है कुछ वक़्त तक, समझ आ रही है कि सब हो समझ रहा आ है। रहा है कि क्या हो रहा है हम्म, और मुझे पेन नहीं फ़ील हो रहा है, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है और वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए देखना। और मैं आँखें बंद करने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, अगर मरना भी है तो बस आँखें बंद हो जाए, मैं मर जाऊँ, मुझे ये तो नहीं देखना है। सो और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे कि आपको कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक मैं आईसीयू में रही और वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं था। तो मुझे समझ में भी मुझे दिख नहीं पा रहा है कि क्या हुआ है। आई नो कि कुछ तो बहुत बुरा हो गया है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आपके और भाई बहन भी थे? मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। ओके। तो मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ था हम्म, और उसे पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, बट उसको गाँव में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि सबको ले जाना पॉसिबल नहीं था हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल का जर्नी रहा, फिर 4 महीने में हॉस्पिटल में रही क्योंकि जो एम्पुटेशन हो गया वो हील होना ईज़ी था, बट जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी हुआ, उसकी ऑपरेशंस बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुई क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उस टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस करना एक ही वक्त पे बहुत मुश्किल था डॉक्टर्स के लिए। तो उसमें मुझे बहुत लंबा एक टाइम लग गया। तो हम 4 महीने में हॉस्पिटल में थी और वहाँ लाइक जब मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, नाउ आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ये डिसेबिलिटी परमानेंट है। दिस इज़ लाइक नॉट कि आज है और कल ठीक हो जाएगा। नाउ आई हैव टू लिव विद दिस। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यस, तो एकदम मुसीबत आई और इतनी बिल्कुल। सर्जरीज हुई, 4 महीने हॉस्पिटल में रहे, तो पैसे की भी बहुत दिक्कत आई होगी उस टाइम। बिल्कुल, जैसे मैंने मेंशन किया मेरे पापा ड्राइवर थे और तब का जो न्यूनतम किराया था इट वाज़ 5 रुपीज़ और जो मेरी फर्स्ट डे हॉस्पिटल बिल था इट वाज़ 50,000 रुपीज़ और जब मेरे पापा हॉस्पिटल गए, मेरे पापा की जेब में 150 रुपये थे। इट वाज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। कैसे मैनेज किया उन्होंने? थैंकफुली जो रिलेटिव्स थे वो बहुत अच्छे थे और बहुत सपोर्टिव थे, तो लोगों ने सपोर्ट किया पापा को। लाइक पापा ने वो सारा पैसा वापस किया और उनको बहुत एक लंबा 7-8 साल का टाइम लगा उतने सब पैसे वापस करने तो के लिए। इंसानियत अभी भी बाकी है बिल्कुल, कि बहुत अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुसीबत मुसीबत के टाइम खड़े होते हैं आपके आपका साथ। साथ देते हैं, बिल्कुल। सैल्यूट टू दोज पीपल। यस। तो आप उसके बाद जब घर आई तो आपने क्या महसूस किया, क्या लगा आपको? जब तक मैं हॉस्पिटल में थी मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ और वो दर्द ज़्यादा था, पर लाइफ कैसे अब चेंज हो जाएगी उसका आइडिया मुझे तब तक नहीं था हम्म, क्योंकि हॉस्पिटल में मम्मी एक तरफ है, पापा एक तरफ हैं, आपको जो चाहिए आपको बिस्तर पे मिल रहा दौड़ है, के करेंगे। दौड़ के करेंगे आपके लिए, सब करेंगे। बट एक बार जब मैं हॉस्पिटल से बाहर थी और हम लोग पहली बार गए तो वो मेरी बड़ी दादी का घर था और उन्होंने हमें रहने की जगह दे दी कि ठीक है अब आप गांव तो नहीं जा सकते, तो आप कुछ टाइम यहाँ पर रह लीजिए जब तक आप चाहें। तो उनका एक खुला बरामदा था और वहाँ पर एक बिस्तर लगाते थे मम्मी पापा और वहाँ पर मुझे बैठा देते थे। तो मुझे बहुत हेल्पलेस महसूस होता था कि मैं अब इस बिस्तर से निकल कर पानी नहीं ले सकती हूँ, मैं वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ और मुझे हर बात के लिए मम्मी को आवाज़ देनी है। और मेरे भाई भी छोटे ही थे। मेरे बड़े भैया मुझसे जस्ट 1 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं। तो उनका भी काम करना और मेरा सारा ख़्याल रखना, उस बीच में मम्मी को आवाज़ देना भी मुश्किल है कि अभी आप पानी ले आओ, अभी मुझे वॉशरूम जाना है, अभी मुझे ये करना है। तो वो एक बहुत हेल्पलेस महसूस होता था मुझे कि मुझे अंदर जाना है बट मैं जा नहीं सकती। जनरली जब ऐसी कंडीशन होती है कि क्योंकि यू आर अ केयरिंग डॉटर एज वेल, कि आपको दिख रहा है कि मेरी मम्मा वो भी मैनेज कर रही हैं, स्ट्रगल वो कर भी कर रही रही हैं, हैं। मैं कैसे बुलाऊं उनको बीच में। राइट। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है इंसान के ऊपर तो वो इरिटेबल हो जाता है, बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि चिड़चिड़ा सा हो गया बेचारा। तो राइट। आप में भी कुछ ऐसा हुआ?
मतलब आप उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील करती थी? क्या क्या करती थी? अपने दबाती थी, रोती थी कि चिड़चिड़ी हो जाती थी, गुस्सा जल्दी आता था, भगवान को कोसती थी, क्या करती थी? रोने का ऑप्शन नहीं था एक्चुअली, क्योंकि रोने के लिए मुझे लगता है कि मैं तब भी इतनी समझदार थी कि मुझे लगता था कि रोने के लिए आपको अकेले में एक जगह चाहिए, और मुझे वो नहीं मिलता था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी कि अकेले रोने के लिए भी जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आप देख रहे हैं, ये 9 साल की लड़की ये उस टाइम ये सोच रही है कि मुझे किसी के सामने नहीं रोना है, अ, किसी को और को दुखी नहीं करना है, शायद कि पेरेंट्स दुखी होंगे, मुझे अलग स्पेस चाहिए तो मैं रोऊं, तो ऑप्शन नहीं था। माय गॉड, कितनी बड़ी बात बोल दी। हम तो सोचते हैं रोने के लिए ऑप्शन है, रो जब मर्जी रो सकता है ना? क्या बात कही है। या तो रोना रोना मेरे लिए ऑप्शन नहीं था, बट ऑफ कोर्स मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी और मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी। सो ऑफ कोर्स वो फ्रस्ट्रेशन मैं अपनी मम्मी पर तो नहीं निकाल सकती, तो कभी कभी वो मेरे भाइयों के ऊपर ज़रूर निकल जाती थी कि मैं उनसे बहुत चिढ़कर कभी बात कर देती थी या कभी कुछ भी उनको बोल देती थी। तो वो मुझे याद है कि वो लाइक सम टाइम इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो कुछ टाइम में। और मुझे जब मैं चिड़चिड़ी होती थी तो मुझे समझ में आता था कि इनकी उतनी गलती नहीं है जितना मैं इन पर चिल्ला रही हूँ या जो भी मेरा रिएक्शन निकल रहा है। और मुझे बहुत एक कड़वा सच समझ में आता था कि अगर मैं इस बिस्तर से नहीं उठी तो माई लाइफ इज़ गोना हेल। हमेशा बिस्तर पर कोई आपका ख्याल रखे और आप इतने हेल्पलेस हो जाएं तो आपकी पूरी जो ज़िंदगी है वो इरिटेशन में ही निकलेगी। मुझे लगता है साक्षी, आपको भगवान ने शायद बनाया ही इसलिए है, मतलब ये सब सिचुएशन भी इसलिए आई है कि आपका ज़िंदगी का कोई पर्पज़ है। इतने वाइज कैसे हो सकते हो कि आप सब कुछ सोच रहे हो कि मैं ऐसे बेड पे नहीं रह सकती, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो आपने बास्केटबॉल खेलने का कब सोचा? मैं प्रॉब्लम्स की जो आपने बात कही है, मैं उस पर जस्ट एक बात कहना चाहती हूँ आपको। मुझे व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि जब आपको प्रॉब्लम्स मिलती है ना, एक्चुअली वही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ कर जाने का। जिनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं है, उनकी स्टोरी नहीं है। आप ऐसे लाइन खींचेंगे कोई नहीं देखेगा, आप ऐसे खींचेंगे तो एटलीस्ट लोग आपको थोड़ा फॉलो करेंगे, सी ओके चीज़ व्हाट ऐसे यू आर होता है, डूइंग, स्ट्रेट लाइन मीन्स डेड, राइट, हार्ट चल रहा है तो ऐसे रहेगा। एटलीस्ट यू आर अलाइव। तो मुझे लगता है कि जब आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं वही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और आपने कुछ अचीव कर लिया। अदरवाइज आपने क्या अचीव किया? तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में। जितनी खुशियाँ ज़रूरी हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स भी ज़रूरी हैं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पहली बार स्कूल गई, तो एक्सीडेंट से पहले मैं बहुत एक प्लेफुल किड थी। मैं सब कुछ खेल लेती थी और हम लोगों के स्कूल में कंपटीशन होता था तो मैं स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट आती थी और खेलना मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। पर मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मैं पहली बार स्कूल गई और मैंने देखा कि लंच में सारे बच्चे खेल रहे हैं पर मैं नहीं खेल रही हूँ, क्योंकि मैं व्हीलचेयर यूज़र थी और वो स्कूल एक्सेसिबल भी नहीं था। वो तो जस्ट प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा दयालु थे, उन्होंने बोल दिया कि आप अपने बच्चे को रख लो। और मुझे तब भी सारे बैंडेजेस लगे ही थे मेरे पैर में और उसी कंडीशन में मुझे स्कूल में रख देते थे। तो मेरी मम्मी मुझे स्कूल में रखती थी और उसके बाद मुझे वेट करना था लंच में कि लंच आएगा तो मम्मी खाना लेकर आएंगी, तो मैं खाना खाऊंगी, मैं पानी पीऊँगी, मम्मी मुझे वॉशरूम में हेल्प करेंगी और फिर मैं क्लासरूम में बैठ जाऊँगी। तो जब लंच हो जाता था और जितना टाइम मुझे मम्मी का वेट करना होता था, वो बहुत मुझे अभी भी याद है, वो ज़िंदगी का सबसे डार्क पीरियड जो होता है ना, मुझे वो लगता था कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है, आप कमरे में अकेले हो और कमरा अंधेरा है और आप वेट कर रहे हो। आपको वॉशरूम जाना है बट आप नहीं जा सकते क्योंकि आप चल ही नहीं पा रहे हो। दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ योर आपको पानी पीना है पर आप नहीं पी रहे हो क्योंकि आपको वॉशरूम जाना है और आप नहीं जा सकते जब तक मम्मी नहीं आए। तो एक ऐसे बच्चे से कि जो खेलता था, खेतों से कूद जाता था गेम्स के नाम पर और कुछ भी करते थे, फाइनली आई बिकेम द किड जो वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा है, खेल की आवाज़ आ रही है पर देख भी नहीं सकते। तो वो यादें मुझे लगता है अभी भी दिल में बहुत हैं और बहुत चुभती हैं। तो जब भी हम इंक्लूजन की बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि इंक्लूजन इसीलिए बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने कभी दोबारा सोचा ही नहीं कि मैं खेलूँगी या मैं खेल सकती हूँ। आई वाज़ हैविंग नो आइडिया अबाउट पैरा गेम्स। तो मुझे ऐसे लगा कि अब तो नहीं खेल सकते हैं, तो लेट्स फोकस ऑन स्टडीज़। बट स्टडीज़ में मैं अच्छी नहीं थी, कैसे-कैसे तो मैंने 12th पास किया, कॉलेज पास किया, और उसके बाद देयर इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड जावेद चौधरी, और उसने मुझे कहा कि एंड ही वाज आल्सो अ पर्सन विद एम्पुटेशन, और वो बास्केटबॉल खेलता था। तो उसने मुझे कहा कि साक्षी तुम बास्केटबॉल खेलना शुरू करो। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। मैंने उसको कहा कि प्लीज़ मुझे बताओ मुझे कैसे खेलना है। तो उसने मुझे गाइड किया, और जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया तो मुझे लगा कि यही लाइक दिस इज समथिंग आई मिस्ड इन माई लाइफ, यही चाहिए था। इसके अलावा लाइक देयर वाज नथिंग आई वाज वेटिंग फॉर, यू नो। तो पहली बार मैं कभी व्हीलचेयर में बैठी नहीं थी, मैंने कभी बास्केटबॉल को टच नहीं किया था। मैं पहली बार ग्राउंड में गई, मैं वो व्हीलचेयर पे बैठी, बास्केटबॉल टच किया, और जो मैंने व्हीलचेयर चलाई, मुझे ऐसे लगा जैसे पंख लगते हैं इंसान को। लाइक कभी अगर एक्सपीरियंस करने का मौका मिले और आप स्पोर्ट्स व्हीलचेयर एक्सपीरियंस करो, वो इतनी स्मूथ, इतनी फास्ट है कि उससे उतरने का मन नहीं करता। वो व्हीलचेयर नहीं लगती, कंट्रोल करना उसको कैसे? वो लाइक मुझे लगता है, मुझे बहुत इजी लगता है, और वो कंट्रोल नहीं होती, वही उसकी प्यारी बात है। बट अभी तो आप चलते, नाउ यू नो, राइट। पर जब शुरू में पहली बार तब उस पे भी डर लगा होगा कि ये तो दौड़ बिल्कुल, रही है ये तो और दौड़ रही है, इसको रोकना कैसे है, और लेफ्ट टर्न कैसे करना है, राइट टर्न कैसे करना है। तो आपको लेफ्ट टर्न करना है तो आपको इधर से घुमाना है, उधर से, तो वो सब जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वो मुश्किल ज़रूर थी, पर एक्साइटिंग पर मैंने बहुत एंजॉय किया उसे। यस, टू फ्लाई। मुझे बिल्कुल वही महसूस हुआ कि इट्स नॉट व्हीलचेयर, यू नो, ये पंख है, ये उड़ रही है, ये चल नहीं रही है। तो आई गॉट रियली एक्साइटेड, और फिर मैंने तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। आई थॉट ठीक है, यही चाहिए था और अभी मिल गया है। तो आप उस व्हील चेयर की जर्नी से लेके आज आप इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, व्हील चेयर प्लेयर। सो आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है अपनी जर्नी को देख के? दुख ज़्यादा दिखता है, एक्साइटमेंट दिखती है, या प्राउड फील होता है, या ग्रेटिट्यूड फील होता है पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए? क्या लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि दुख फील करने के बहुत चांसेस हैं, और बहुत चांसेस आएंगे भी। तो मैं कम ही कोशिश करती हूँ कि मैं वो फ़ील करूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से फ़ील हो ही जाएगा। तो आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। बट जो मुझे फ़ील होता है, मुझे लगता है ये एक बहुत मिक्स जर्नी रही है, जिसमें पेन है, जिसमें एडवेंचर है, जिसमें क्यूरियोसिटी है कि कैसे होगा, जिसमें सैडनेस भी है, जिसमें सब सब चीज़ें हैं, यू नो। और जो मुझे लगता है कहाँ से मैं स्टार्ट कर पाई और जहाँ पर मैं हूँ आज, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, पहली चीज़। क्योंकि जब ये सब शुरू हुआ तब लड़कियों को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, और मैंने बहुत देखा था कि लड़कों को प्रायोरिटी मिल रही है, लड़कियों को नहीं मिल रही है। बट मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मेरे लिए, और लड़की भी डिसेबल्ड हो गई है, सिर्फ एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपकी लड़की है डिसेबल्ड, उसके लिए आप पूरा घर छोड़ रहे हो, अपना पूरा काम छोड़कर आप एक शहर में आ रहे हो, और नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है वो एक डिसीजन था जिसने मेरी लाइफ चेंज की है। तो मैं इसको ऑफ कोर्स एक प्राउड जर्नी है, जो मेरी नहीं, मेरे पेरेंट्स की जर्नी है। क्योंकि अगर उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। तो मुझसे ज़्यादा इस जर्नी को उन्होंने चला है। तो इस पीरियड में आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट कौन सा था? जैसे कभी रहा होगा, कोई मैच रहा होगा, या कोई फिर आप गिर गए, या आप बिल्कुल सामने विक्ट्री देख के और छूट गई, या किसी ने ज़्यादा डांट दिया, या कभी कोई हेल्प नहीं मिली कि जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया कोई टीचर या फ्रेंड या कोई आपको सपोर्ट कर देंगे, कोई ऐसा मोमेंट था? ऐसा कौन सा था मोमेंट था जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि यार? मेरी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू हो गई थी, और मेरी स्पोर्ट्स जर्नी जब शुरू हुई उसका एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। तो मैं पहली बार बॉम्बे गई, और वहाँ पे एक बड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट है, मैंने एंटर किया, और मैंने देखा महाराष्ट्र टीम को। और महाराष्ट्र टीम में 4-5 इंटरनेशनल प्लेयर, लाइक आधी महाराष्ट्र टीम इंडिया टीम है। और वो आपको एक ऑरा फील होता है ना, हर एक इंसान बहुत परफेक्ट है, खेल रहा है,
उनका फैशन सेंस अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है लाइक एथलीट। और मुझे तब तक सर ने कहा था कि आप महाराष्ट्र के लिए खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो, बिकॉज आई एम अ 4 पॉइंटर, और महाराष्ट्र में तभी 4 पॉइंटर नहीं था। तो मुझे तो जस्ट ये अपॉर्चुनिटी ऐसे लगा जैसे किसी ने बिल्कुल ताज रख दिया हो सामने और मुझे लेना है। तो मैंने सर को हाँ कह दिया, पर अंदर जाके ना मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ। मुझे लगा इन सबके आगे टिकना आसान है क्या, लाइक मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, क्योंकि जो बहुत सारे अच्छे एथलीट होते हैं तो आपको खेलने का टाइम बहुत कम मिलता है और उनके बीच में जगह बनाना इट्स वेरी टफ टास्क। तो मेरी स्पोर्ट्स जर्नी ऐसे शुरू हो गई। थैंकफुली सारे प्लेयर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके साथ रही। नेशनल गए, गोल्ड मेडल जीत लिया, पहली खुशी थी, मैं बहुत खुश थी। और सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था, मैंने उनको बताया कि मैंने गोल्ड जीता है, सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद हम लोगों का इंटरनेशनल सिलेक्शन का एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे पहले ही कहा था कि क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी हैं जो इंटरनेशनल सेलेक्ट होने वाले हैं, इट्स गोना बी टफ फॉर यू। तो कोच नाम ले रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और मैं दिन से खाना नहीं खाया है, सुबह से मेरे आंखों में आंसू हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और जब कोच नाम ले रहे, मैं ऐसे बस व्हीलचेयर के टायर पकड़ के नीचे देख रही हूँ कि ओ गॉड बस मेरा नाम आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितनी नंबर ख़त्म हो रहे हैं और सर का काउंट 8 तक आ गया था। और मैंने पीछे देखा, क्योंकि जिन जिन के नाम थे वो लोग सब आगे जा रहे थे, बहुत अच्छे और काफ़ी प्लेयर्स थे मेरे पीछे। मुझे लगा साक्षी नाउ यू शुड जस्ट लूज द होप, अभी आपका कुछ नहीं होने वाला है। सडनली 8th नंबर पे आई स्टिल रिमेंबर मेरा नाम आया, साक्षी चौहान फ्रॉम महाराष्ट्र विल रिप्रेजेंट इंडिया। ओ माई गॉड, लाइक मेरा हैप्पीनेस नेक्स्ट लेवल पे था। मैं आगे गई, मैंने सर्टिफिकेट पकड़ा और मैं कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ऐसे ही नम हो गई। मुझे नहीं पता मुझे हंसना है, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है। मैंने जस्ट पकड़ा और मैं 5 मिनट के लिए बैठ गई और मैंने मम्मी को भी कॉल नहीं किया, मैं जस्ट बैठ गई कुछ टाइम के लिए, मुझे नहीं पता था क्या करना है। और 5 मिनट वो सब जस्ट फील करने के बाद मैं मम्मी को कॉल किया और मैं लाइक ऑलमोस्ट आई वॉज देयर टू क्राई। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मेरा इंडिया सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि मम्मी मुझे सुबह से कॉल कर रही थी हुआ कि नहीं हुआ एंड ऑल। तो हम लोग बहुत खुश थे और मुझे लगता है कि वहाँ से जो शुरू हुआ था उसके बाद मेरे होप्स बहुत बढ़ गए थे। पर वो होता है ना, जब आपकी जर्नी ऐसे जाती है तो उसका ऐसा आना भी लाइक तय है। उसके बाद मुझे शोल्डर इंजरी हो गया और मेरे को जब शोल्डर इंजरी हुआ तो वो इतना ख़राब था कि मेरा लेफ़्ट आर्म बिल्कुल डेड हो गया था। मैं अपना लेफ़्ट आर्म मूव भी नहीं कर पाती थी। सडनली एक दिन मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने रियलाइज़ किया मेरा लेफ़्ट आर्म हिल नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो मैंने ऐसे-ऐसे किया, मुझे लगा मुझे फ़ील नहीं हो रहा है, और फिर मैंने चूटी कर दी, मुझे पेन फ़ील हो रहा है बट मूव नहीं हो रहा है। तो मेरे को बहुत पैनिक अटैक्स आ गए, मुझे वॉमिट होना शुरू हो गया एकदम से, मैं हॉस्पिटल गई। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी टाइम से जो मेरे शोल्डर में पेन था वो फ्रोज़न शोल्डर हो गया है और अब मेरा हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। मैं एक एक्टिव एथलीट हूँ और कुछ महीने बाद दोबारा से इंडिया टीम का सिलेक्शन होने वाला था और मेरा नाम इंडिया टीम में था, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी थी। और जब मुझे पता चला अब मेरा बिल्कुल हैंड मूवमेंट ख़त्म हो गया है, आई डोंट नो मैं कैसे अपने कोच को बताऊँ और उनको जो भी बताऊँ, उनके पास मेरे अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं हु आर रेडी टू टेक माई प्लेस, यू नो। बट आपकी लाइफ में आपकी जगह लेने वाला कोई नहीं है, ये आप ही को लीड करना है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक ऐसा डार्क पीरियड था। अगेन आपने जैसे कहा कि कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जो बहुत बुरा फील हुआ, तो मुझे लगता है उस शोल्डर इंजरी से निकलने के लिए मुझे 3 साल लगे और मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी। तो और जितना भी एक्सपेंस था वो बहुत एक्सपेंसिव था, आपको दिल्ली जाना है क्योंकि ऋषिकेश में उसका ट्रीटमेंट उतना अवेलेबल नहीं था, और आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो आप आज जा रहे हो, आपको 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है और ये सब चीज़ों में। तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली में लाइन लगाओ, वो सब चीज़ें करो। और बाद में जब मेरा थैंक गॉड मुझे जॉब लगी, मुझे एक फ़ेलोशिप मिला, फिर मैंने थोड़ा इस तरफ ध्यान दिया कि मुझे थोड़ा सा शायद पैसों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने जॉब करना शुरू किया, फ़ेलोशिप करना शुरू किया, और जिस महीने मैंने जॉब और फ़ेलोशिप शुरू किया उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपना शोल्डर इंजरी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया।
तो मुझे 8 महीने दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा। मैंने वहाँ पर थेरेपी ली और तब जाके वो ठीक हुआ। लेकिन वो जो थेरेपी का पीरियड था वो इतना डिप्रेसिंग था कि मुझे दोबारा अपना एक्सीडेंट याद आ गया कि अगेन मुझे ऐसे लगा कि मेरा लेफ़्ट लेग नहीं है, मेरा लेफ़्ट हैंड भी जा चुका है और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मेरे आपने पैर, भगवान को कोसा था कि भगवान मेरे साथ ही क्यों? बिल्कुल, तब तो मैं मैच्योर हो गई थी, मुझे पता है कैसे कोसना है अभी तो। तब तक मैंने सीख लिया था क्या करना है। तो मैंने तो बहुत कोसा, मुझे लगा कि अभी भी पेट नहीं भरा, मतलब क्या चाहते हो? मार ही डालते, इससे अच्छा तो एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। अब बिकॉज़ आई वाज़ नॉट एबल टू वेयर माय क्लोथ्स, मैं नहा नहीं पा रही थी, मैं अपने बाल नहीं बना पा रही हूँ, और गेम मैं नहीं खेल पाए प्रोस्थेटिक होगे नहीं 3 पहन साल। पा रही हूँ। 3 साल गेम नहीं 3 खेल साल पाए। एक एक्टिव एथलीट के लिए 3 साल का ब्रेक इज़ समथिंग कि पूरी दुनिया आपसे आगे निकल जाती है। आपने जहाँ से शुरू किया है, आप उसके भी पीछे चले जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। और मसल्स का कैसे होता है ना, यू यूज़ इट और यू लूज़ इट। तो अगर वो मसल यूज़ नहीं हो रहा है तो आप उसको लूज़ कर दोगे। तो मेरा जो शोल्डर है उसकी पूरी हड्डी दिखने लगी थी, उसके मसल्स गायब हो गए थे क्योंकि वो पूरा टाइम ऐसे ही रेस्ट पोजीशन पे रहता था। तो वो जो पीरियड्स था, मैं इतने सेशंस आए हैं जब मैं फूट कर रोई हूँ अपनी थेरेपिस्ट के सामने कि प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे घर जाना है, मुझे खेलना है, मुझे दिल्ली में नहीं रहना, ये टॉर्चर लगता है मुझे और आप मुझे कैसे भी ठीक कर दो। और मैं उनको हमेशा ऐसे हर हफ्ते उम्मीद भरी नज़रों से देखती थी कि मैं दोबारा खेल पाऊँगी क्या? क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरा हाथ इतना थोड़ा स्टेबल होने लगा था कि मैं कपड़े पहन पा रही थी, मैं कॉम कर पा रही थी और वो सब चीज़ें हैं। बट मुझे जो मेरा फ़ियर था वो ये था कि मैं दोबारा खेल पाऊँगी क्या? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद अब मुझे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि एज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आपका एक हाथ भी काम करना बंद कर गया है, तो ऑफ़ कोर्स पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो उनको लगा कि आपकी जॉब लग चुकी है। अब आप उन्होंने लाइफ मुझे को कभी डिफरेंट फ़ोर्स तरीके। नहीं किया कि आप नहीं खेलो या आप खेलो, बट उनको ऐसे लगता था कि ठीक है, अब आप अपनी जॉब देखो। बट वो होता है ना, शेर के मुँह में खून लग जाता है, आपको नहीं छोड़ना होता है कि। तो मैं हमेशा बहुत उम्मीद भरी नज़रों से अपनी फिजियो से पूछती थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी ना। पर आपकी क्योंकि डिटर्मिनेशन स्ट्रांग थी और आपकी इच्छा बहुत स्ट्रांग थी, तो शायद आप इसलिए कर भी पाए। अब आपको लगता है कि आपका नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो पैरा ओलंपिक्स होगा, कि आप वहाँ पे, क्या सपना है आपका? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो पैरालंपिक ही होगा और उसकी आई थिंक मैं अभी स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। और इंजरी से निकलने के बाद मैंने दोबारा से गेम खेलना शुरू किया। फर्स्ट नेशनल्स था मेरा इंजरी के बाद, मैं बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई, पर जो नेक्स्ट नेशनल्स था हम लोग गोल्ड मेडल जीते एंड एज इंडिविजुअल प्लेयर आई गॉट बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद का जो नेशनल्स हुआ ओके। हम लोगों को दोबारा गोल्ड मिला। एज अ इंडिविजुअल प्लेयर आई वॉज द ओनली पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र जिसको पिछले साल भी एक अवार्ड मिला था और रिसेंटली इन 2025 आई गॉट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वाह। एंड मुझे वो टाइम भी याद आता है जब मैं महाराष्ट्र टीम में पहली बार एंटर की थी, तब जो फील था अब जो फील है और जिस तरह से मैं लाइक भगवान की दया से अच्छे रास्ते पर निकल रही हूँ। आई एम रियली होपफुल कि अगला ओलंपिक तो होगा फॉर श्योर। वेरी 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 एम्पावरिंग स्टोरी यू हैव। एंड जैसे प्लेयर्स की एक लाइफ होती है, यू नो, some age 35 40, you know, they ultimately retire. Everybody has to retire, but some early, some late. राइट। तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को लेके आगे क्या सपना बुनते हैं? पैरा ओलंपिक्स में आप जीते, नेक्स्ट आपका क्या आपके लिए? नेक्स्ट पैरालंपिक। नेक्स्ट बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है पैरा स्पोर्ट्स की अच्छी बात ये है कि एक तो आपकी बॉडी बहुत एजाइल हो जाती है, अपर बॉडी, तो आप उतनी जल्दी आपके जो मसल्स हैं वो लूज़ नहीं करते हो और आपका कोई एज लिमिट नहीं होता पैरा स्पोर्ट्स में। जब तक आप फिट फील कर रहे हो आप यू खेलो। कैन प्ले। यस। तो मुझे लगता है कि एक ओलंपिक जीतने के बाद मेरा अगला टारगेट होगा एक और। दैट्स अमेजिंग, For दैट्स sure. रियली अमेजिंग। और जब मुझे लगेगा कि नाउ आई शुड गेट रिटायर्ड और कुछ अच्छे एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए, तब मुझे लगता है कि मैं दोबारा एक साक्षी ढूंढूंगी जो कहीं गांव में होगी और शायद कुछ डिसेबिलिटी एक्वायर की होगी और वो सोच रही होगी कि अब क्या करना है।
तो मैं उसको वो जो टाइम पीरियड मैंने वेस्ट किया है अपनी लाइफ का, जब मुझे नहीं पता था पैरा स्पोर्ट्स क्या है, मैं उसका वो टाइम सेव करूँगी और मैं उसको उसी दिन You बताऊंगी will कि आपको coach क्या and करना है. mentor some Yes. other Sakshi in your life. Yes. Wow. क्योंकि मुझे लगता है कि देयर आर मेनी पीपल जस्ट लाइक मी जिन्हें कुछ करना है बट दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. आई थिंक इफ आई कैन जस्ट बी अ गाइडेंस फॉर देम, Wow, just Sakshi, it's amazing. हम so called able and capable people without any disability आराम की ज़िंदगी जीते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी कुछ और कर सकते हैं, कुछ हटके किसी के लिए. सब कुछ दिया भगवान ने, फिर भी हम ऐसा नहीं सोचते हैं. और साक्षी से सीखने की बात है कि उनका अगला सपना भी क्या है कि किसी और की हेल्प कर पाए. मैंने आपको बोला कि आप ऐसे ही नहीं, ये प्रॉब्लम आपको है, भगवान ने आपको चूज़ किया है ना. जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ही चूज़ किया, बिल्कुल. तो भगवान भी चूज़ करता है हम Yes. में से, है ना. आपने एक कोई विवाह की स्टोरी भी किसी अपनी पॉडकास्ट में बोली थी कि कैसे Yes. वो कैसी डिप्रेसिव ज़िंदगी जी रही थी घर में रह के और बिल्कुल होपलेस, और कैसे आपने उनको उससे निकाला था, Right. होप दिया था, गाइड किया था. तो आप ऑलरेडी इस तरह की ज़िंदगी साथ साथ जी रही हैं. इट्स अमेजिंग. बिल्कुल. पर विवाह की स्टोरी में आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, विवाह की डेथ हो गई कुछ टाइम बाद. हाँ, मैंने सुना था तब. या एंड मुझे लगता है कि शायद अगर वो आज जिंदा होती तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होती. एंड आई एम रियली श्योर अबाउट इट. आई रियली मिस हर यू नो बिकॉज आई डेथ हैव, कैसे हुआ उनका? आई थिंक उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी. और जब मैं उससे मिली थी उसने एक्चुअली जावेद को कॉल किया था. एंड जावेद क्योंकि बॉम्बे में था और मैं देहरादून में थी, तो जावेद ने मुझे कॉल किया. एंड ही वॉज कि साक्षी एक लड़की है, उसका मुझे कॉल आया है और आप उसको एक बार जाके देख लो. और उसकी मम्मी ने भी मुझसे बात की है और उसकी मम्मी इज़ लाइक कि उसको एक्सीडेंट हुए 3 साल हो गया है और वो बिस्तर में रहती है. तो विवाह का कैसे था कि एक ऐसे होता है, हम छोटी एज में हमें डिसेबिलिटी हो जाती है और हम उतने मेच्योर नहीं होते. और एक ये होता है कि आप मेच्योरिटी में आपको डिसेबिलिटी आपने एक्वायर की है, आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, आप ज़्यादा डिप्रेशन फील करते हैं. और विभा के साथ वही हुआ. उसका एम्पुटेशन हुआ आई थिंक इन हर अर्ली 20s. और वो उसके लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि तब तक आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपका सोसाइटी में एक यस. सब कुछ. और वो उस एज में जब आपका एक्सीडेंट होता है वो एक्सेप्टेंस आना बहुत मुश्किल होता है, वो चीज़ों को अडेप्ट कर पाना मुश्किल होता है. मैं उसके घर गई और जैसे ही मैं पहुंची, मैं अपनी स्कूटी पर थी, मैंने प्रोस्थेटिक पहना था, मैं चल रही थी. उसकी दादी और उसकी मम्मी जो खुश हुई हैं मुझे देखकर, उन्होंने मुझ में विभा देखा. उन्हें लगा कि अगर मैं उसको हैंड होल्ड करूं तो एक दिन वो मेरी जगह पर विभा को देखेंगी जो खुद आएगी और घर में एंटर करेगी. तो उसकी मम्मी बहुत होप के साथ मुझे विभा के कमरे में लेकर गई. विभा लेटी थी पर वो मुझे देखकर बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी. मैंने उसको बताया, सी आपके मम्मी पापा आपके साथ नरमी बरतते हैं क्योंकि आप उनको कह सकते हो कि आपको नहीं पता आपका प्रॉब्लम क्या है और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट मैं सेम प्लेस से आई हूँ एंड आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो आप मेरे सामने बिल्कुल ये मत कहना कि आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं कर रही हूँ. तो प्लीज़ आप उठो और अपना प्रोस्थेटिक डालो. उनकी मम्मी पापा ने उनको बहुत एक्सपेंसिव प्रोस्थेटिक दिया था बट वो उसको पहन नहीं रही थी क्योंकि उसको चलना नहीं आ रहा था. तो मैं पहले पहले बहुत सख्त थी उसके साथ कि नहीं उठो और चलो. तो वो प्रोस्थेटिक पहनी, मैं उसको आई थिंक मेरे पास कहीं अभी भी वीडियोज़ होंगी, मैं उसको हाथ पकड़ के चलाती थी. फिर मैंने उसको हाथ छोड़कर उसको स्टिक देना शुरू किया, आप स्टिक से चलो. उसने चलना शुरू किया एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब से उसने प्रोस्थेटिक लिया था उसने एक ही शू डाला था क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो शू रिमूव होके वो कुछ और कपड़े पहन सकती है. तो वो 2 ही जींस पहन रही है और एक ही शू पहन रही है. तो मैंने उसको बताया, विभा इसको रिमूव करो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आप नए कपड़े पहन सकते हो. और वो पहली बार 2 हफ्ते बाद जब उसने थोड़ा चलना सीखा, वो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गई, उसने शॉपिंग की एंड उसने पहली बार मुझे और जावेद को अपने नए कपड़ों का फ़ोटो भेजा और वो बाहर गई थी उसका फ़ोटो भेजा. और बहुत अच्छा मौसम था
एंड शी इज़ लाइक कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे घर से बाहर निकाला है, एंड आई प्रॉमिस बोथ ऑफ यू कि मैं अब से कभी उस कमरे में नहीं बैठूंगी। और वो एक ऐसे आपको लगता है ना कि आपको एकदम से ट्रॉफी मिल गई हो, लाइक इससे ज़्यादा आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकते। साक्षी, कहते हैं ना कि भगवान जब कोई प्रॉब्लम देता है तो आप दूसरे की प्रॉब्लम भी ज़्यादा अच्छे से समझ समझ पाते हो। पाती हूँ, तो करेक्ट। ये भी एक मिशन का पार्ट होता है कि हम समझ पाएँ और दूसरा हम पे कॉन्फिडेंस करके बिल्कुल। खड़ा हो पाए, हमें Yes. देख के खड़ा हो पाए। यस, शायद इसीलिए जो लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती है इसीलिए आते हैं कि भगवान हमारे से कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है, इसलिए प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल। है ना। यस, सो नाइस। साक्षी, एक रैपिड फायर राउंड करते श्योर। हैं, रेडी? यस, ऑलवेज। वन वर्ड योर मदर ऑलवेज सेज टू यू। पागल लड़की। पागल लड़की। यस। पहले पोएट्री सुनाओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। आई डोंट नो, मेरे को कोई पोएट्री याद भी है। आप अच्छे सिंगर्स की तरह बिहेव कर रही हैं, वो कहते हैं गला खराब है। कर हर मैदान फतेह। मैं बोलने लगी थी, हाँ। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप पे बड़ा फिट होता है, तो मैं पहले शुरू करती हूँ। साक्षी, हमें ना कई बार ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक कोई सॉन्ग ना डिफाइन कर रहा है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी शायद ये सॉन्ग डिफाइन करता है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो आप भी कोई ऐसा सॉन्ग होगा जो सोचते हैं कि आपकी लाइफ को डिफाइन करता है? बिल्कुल इतना अच्छा नहीं गाती हूँ जितना आपने गाया। अरे अच्छा बुरा नहीं, और मुझे 2 लाइन से ज़्यादा आता भी नहीं है। कोई बात नहीं। आई जस्ट वांट टू नो बट हाउ यू जब फील। संजू मूवी आई थी उसमें एक गाना था, कर हर मैदान फतेह। So like, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। तो मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है मैं मोटिवेशन के लिए भी वो गाना कभी कभी मैथ से पहले सुन लेती हूँ। तो और मुझे गाने सुनने और हमेशा उसकी से बहुत मदर वो पसंद है। गाती हैं, यस, बहुत एंड वो प्यारा बहुत song ऐसे है। लाइक टच करता है, यू नो। आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर, एंड आई रियली अंडरस्टैंड जिस तरह से आपकी हर किसी की माँ उनको इनकरेज करती हैं आगे बढ़ने के लिए। ब्यूटीफुल। तो अभी Now, थोड़ी सी पोइट्री सुना दें कुछ जो आपने लिखा है। मुझे एक पोइट्री है जो मुझे लगता है मैंने लिखी थी जब मेरी शोल्डर इंजरी हुई थी, क्योंकि तब मैं बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, एंड मुझे लगता है कि देर आर सम इमोशंस विच यू कांट एक्सप्लेन, यू नो, तो आप उनको जस्ट लिखते हैं। तो इट वाज लाइक, हर रोज़ लोगों की नज़रों के तीर, हर रोज़ उनके नज़रिए में खोती, हर रोज़ उनके बातों की सूल मैं खुद याद करके खुद को चुबोती, हर रोज़ खुद की काबिलियत पे शक, हर रोज़ मुसीबतों के भंवर में हूँ होती, हर रोज़ जिस्मों पर नए ज़ख्म, हर रोज़ कांटों की सेज पे सोती, अगर मैं हार जाऊँ तो मुझे कायर न बताना, मेरे हिस्से की थोड़ी सी मोहब्बत जताना। ब्यूटीफुल, थैंक यू। लवली, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। वन पर्सन यू वांट टू हग आफ्टर विनिंग पैरालंपिक गोल्ड? Of course, my mom. Because as I mentioned, this is not my journey, it's my parents' journey for sure. ब्यूटीफुल। 3 words that define Sakshi. Crazy, fearless, determined. Wonderful. A fear which still you have in your mind, अभी पूरा conquer नहीं किया, कोई fear है किसी कोने में? Losing loved ones, और मुझे लगता है ये हमेशा रहना चाहिए. I never want to conquer it. ग्रेट। अगर आज आपकी दोनों लेग्स ठीक ठाक वापस आ जाएं, सबसे पहले क्या करेंगे? मुझे लगता है मुझे वापस चाहिए भी नहीं. आई एम रियली हैप्पी विद माई लाइफ. बट अगर ऐसा कुछ वक्त के लिए ऐसा हो
तो द फर्स्ट थिंग आई विल जस्ट गो एंड बाय अ नाइस पेयर ऑफ हील्स, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा हील खरीदूंगी और वो कभी मेरी लाइफ में नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है आई बाय अ नाइस पेयर ऑफ हील और ऐसे ही मस्त चलूंगी। नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सेंटेंस पूरा करो, माई डिसेबिलिटी डिड नॉट टेक अवे माई। ड्रीम्स। वंडरफुल। आपके फ्रेंड्स आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं एक वर्ड में? उनको लगता है कि मैं ऑफ कोर्स पागल हूँ, मैं चुलबुली हूँ और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। वंडरफुल। आपकी लाइफ में सबसे टफेस्ट, जैसे कहते हैं, ओपोनेंट कौन मिला, लाइफ में या गेम में? मुझे लगता है इट्स मी, लाइक माई सेल्फ डाउट एंड माई लेजीनेस फॉर श्योर। ब्यूटीफुल। एक लोग जो हैं डिसेबिलिटी को बहुत ऐसा देखते हैं कि अब ये कुछ इसके बाद शायद नहीं कर सकते, या बेचारे, या ज़िंदगी ख़त्म। आपको क्या लगता है कि अगर ये लोग सोचना बंद कर दें तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा? मुझे लगता है कि मैंने जैसे 7-8 साल बाद अपनी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट की है, एंड उसका रीज़न ये है द वे पीपल सी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी डिफरेंटली, और वो मैंने देखा था और मुझे वो सेम नज़रिया अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो मैंने कभी अपना डिसेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं किया जब तक मैं बास्केटबॉल में नहीं आई। तो मुझे लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो शायद डिसेबिलिटी की एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जाएगी और लोग अपनी जर्नी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, जिससे पर्सन से डिसेबिलिटी की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सो वी नेवर वांट सिंपैथी, वी ऑलवेज लुक फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक्सेलेंट। वन हैबिट यू नेवर compromise on? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। बड़े अच्छे अच्छे एबल्ड, सो कॉल्ड एबल्ड लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाते बिकॉज जैसे टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, मन नहीं कर रहा है। सो नाइस। अगर आपको किसी ऐसे पर्सन, आपको विश ग्रांटिंग ज्वेल मिल जाए और वो कहे कि आप कोई भी इच्छा पूरी कर ले, और उसमें आपने इच्छा क्या करनी है कि मुझे किसी ऐसे पर्सन के साथ डिनर करना है जो चाहे वो आज जिंदा है या नहीं है, कौन पर्सन वो होगा? इट विल बी APJ अब्दुल कलाम फॉर श्योर, बिकॉज मैंने उनकी बहुत बुक्स पढ़ी हैं, मैंने उनकी लाइफ पढ़ी है, और मुझे लगता है कमिंग फ्रॉम अ रियली हम्बल बैकग्राउंड, इतनी चीज़ें अचीव करना एंड स्टिल बीइंग रियली हम्बल, हम्बल। यू नो, अचीविंग अ लॉट इवन बियॉन्ड इमेजिनेशन, एंड उसके बाद इतना सिंपल रहना, आई रियली एडमायर दैट। Excellent. What makes you cry more easily? Pain, kindness, or memories? I feel memories for sure and kindness, because pain is acceptable, okay, you'll go through pain, you know, but kindness make me feel like cry. One compliment that has stayed with you forever? So again it was from Vibha's mom, and she told me कि तुमने एक नई ज़िंदगी दी है और मैं चाहती हूँ कि तुम और आगे ऐसे लोगों को हेल्प करो, और वो हमेशा मेरे साथ रहा, और उन्होंने कहा मैं उनकी बिल्कुल बेटी जैसी हूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ रहता है। ब्यूटीफुल। साक्षी, आपकी लाइफ पे अगर मूवी बने, आप कौन चाहोगे कि आपका रोल प्ले करे? मुझे लगता है किसी ऐसे इंसान को प्ले करना चाहिए जो एक वनरेबल सिचुएशन में बहुत स्ट्रांग दिख सके, और एक बहुत हु कैन जस्ट लुक वीक एंड स्ट्रांग एट द सेम टाइम। तो मुझे लगता है आजकल आलिया भट्ट बहुत अच्छी मूवीज़ कर रही हैं, शी इज़ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस, तो मुझे लगता है वो कर सकती है। Great. Strongest muscle in the human body is? माइंड। Excellent. 3 people you are grateful for? My parents, my coaches, and of course people who helped me reaching here. There are many people who sponsored my journey, my like sports and everything, you know, who believed in me even before I was not having any medal. तो मेडल से पहले भी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया है और मुझ पे
अपना टाइम फाइनेंसेस इन्वेस्ट किए हैं. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर सक्सेस की बात तो सभी कर लेते हैं राइट राइट. पहले ही. नाइस. मोटिवेशनल स्पीच और सिंगिंग? I think it's a tough choice, but motivational speech because I want people to just know my story, and if even one people can just grab something and start something like a new journey, then that will be a Wonderful. success for me. Books or music? Both. I feel books shape my life, like how to do and what to do, and music gives me peace. So I can't be without any of What is these. your favorite book? Which one? एक्चुअली मैंने गालिब को पढ़ा है और बहुत पढ़ा है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. That is why poet है शायद. Yes. Poetry लिखती है. मैंने पीयूष मिश्रा को पढ़ा है और मुझे वो भी अच्छे लगते हैं एज अ राइटर, एज अ सिंगर, एज अ पर्सन. आई डोंट नो. सो मुझे लगता है मुझे गालिब बहुत अच्छे लगते हैं. Beautiful. Gold medal or changing one life? आई फील गोल्ड मेडल बिकॉज गोल्ड मेडल की जो रीच होती है और जो अननोइंगली और बहुत इनडायरेक्टली थाउजेंड्स ऑफ लोगों की लाइफ चेंज करती है, मुझे लगता है वो वन लाइफ से नहीं होगा. फॉर एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली जिस तरह से पैरालंपिक के मेडल्स में वृद्धि हुई है, जिस तरह से पैरा स्पोर्ट्स में लोग आने लगे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी पैरा एथलीट्स को गोल्ड मेडल कहीं से जीतते हुए देखा encourage है. हुए होंगे. एंड हम भी उन्हीं से कुछ लोगों से इंस्पायर होकर आज घर से निकले हैं. तो आई जस्ट वांट टू बी वन ऑफ देम. Great. Hope means? I think hope means life, Courage means? action, Beautiful. Success means? happiness, Sakshi means? fearless, witness, Sakshi. witness. ब्यूटीफुल. सो साक्षी, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगी जो काबिल फील नहीं करते कि वो कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं? किसी को गाड़ी ना सीखने का है कि कैसे चलाएंगे, किसी को टेक्नोलॉजी का फियर Right. है ना, किसी को कोई गेम सीखने का है, किसी को कोई घर में ट्रेजेडी को इसके बाद दोबारा खड़े होने का है, गिरने के बाद खड़ा नहीं हो पा रहे, तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है गिविंग अप इज़ नेवर एन ऑप्शन, और वो आपको अपनी डिक्शनरी में कभी नहीं रखना चाहिए. मुझे लगता है आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. देयर इज़ नेवर टू लेट, यू नो. लाइक जब जागो तभी सवेरा. और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से लाइफ जा रही है, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा. तो आज ही उठना पड़ेगा और आज ही शुरू करना पड़ेगा. और अगर आप एक बार शुरू करें, जब शुरू करते तो ख़त्म तो हो ही जाता है. आपको बस जर्नी में जाना है. तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को खड़े होकर अपनी खुद की जर्नी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एक ही लाइफ है और आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है, वो किसी और की नहीं है. तो कोई आपके लिए नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा. कर हर मैदान फतेह. तो आज हमें ये डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ में. होप इज़ अ डिसीज़न कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट. अगर साक्षी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं. साक्षी, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me It here. is so inspirational, your journey, and I'm sure you will touch millions of lives in your life. I wish, I really wish. That will be a true success, you know. Yeah. And soon we'll meet after you win Paralympics. Definitely. I'm just waiting for that. All our moment. wishes, prayers with you. Thank you so Blessings. much. Yeah. Thank you. Thank you, Thank you. Sakshi.